नमस्कार साथियों, हम आपके अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाई शेखर सर पर स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, चलिए हम आगे के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। हमारा पिछले वीडियो में प्रकाश का परावर्तन हो गया था। अब परावर्तन के नियमों को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, हम लोग समझते हैं प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है। प्रकाश का परावर्तन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। परावर्तन क्या है बताया गया था कि परावर्तन क्या है, जब अपारदर्शी क्या होता है, जब प्रकाश की किरण क्या होती है, अपारदर्शी, यानी जिस पर आर पार नहीं देखा जा सकता है। तो जब प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी तल से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम के, मतलब इसी माध्यम के, ये पूरा एक माध्यम है, तो कहेंगे जब प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी तल से टकराती है तो बताओ पुनः उसी माध्यम के कुछ भाग में वापस लौट जाती है, जिसको प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। क्या बताया गया, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी तल से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम के, ये पूरा एक माध्यम है, उसी माध्यम के कुछ भाग में वापस लौट जाती है, जिसको प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। ये इसको कहा जाता है, जो किरण गिराई जाती है उसे कहा जाता है आपतित किरण। क्या कहा जाता है, आपतित किरण। और जो आपका लंब होता है तल पर उसे कहते हैं अभिलंब। जो तल पर लंब होता है उसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। और दूसरा, जो प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जाती है उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है आपतन कोण आई फॉर इंसिडेंट एंगल, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनता है परावर्तन कोण आर बनता है। क्या बनता है, परावर्तन कोण आर बनता है। क्या बताया गया, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण आई बनता है और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में परावर्तन कोण आर बनता है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा, ये पीछे पढ़ चुके हैं आप। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। उससे पहले नियमों को समझा जाए। प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ रहे हैं। चलिए, नियम नंबर 1 क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। क्या बताया गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये आपका पहला हुआ। पहला नियम क्या है, आपतित किरण और क्या बताया गया, परावर्तित किरण और क्या आपका अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये आपका पहला नियम हुआ। दूसरा नियम क्या है, तीनों जो है आपका पहला क्या है, एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या है, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के क्या होता है, बराबर। आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के क्या होता है, बताओ, बराबर होता है। आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के क्या होता है, तो कहेंगे बराबर होता है। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। परावर्तन का नियम बताना था। चलिए, बताया गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में, या आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला हो गया। आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, मतलब आई आर के क्या होता है, बताओ, कहेंगे बराबर होता है। ये आपका 2 नियम परावर्तन के हुए। परावर्तन की जो आपकी कह सकते हैं पॉइंट में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला, परावर्तन के प्रकार में बताया गया था, एक है नियमित परावर्तन और दूसरा क्या है, अनियमित परावर्तन। क्या है, एक है आपका नियमित परावर्तन और दूसरा है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन उसे कहते हैं जो नियमित मतलब नियम लगा है, मतलब जो परावर्तन के नियम का पालन करे, जो परावर्तन के नियम का क्या करे, परावर्तन के नियम का पालन करे, उसे कहा जाता है नियमित परिवर्तन। और जो नहीं करता है वो कहा जाता है अनियमित। मतलब नहीं, नियमित मतलब नियम समझ सकते हैं। जो क्या करे, परावर्तन के नियम का पालन न करे, परावर्तन के नियम का क्या न करे, बताओ, पालन न करे, परावर्तन के नियम का पालन न करे, उसे कहा जाता है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन जो नियम का पालन करे परावर्तन के,
उसे नियमित परावर्तन कहा जाता है, और जो नियम का पालन ना करे उसे अनियमित परावर्तन कहा जाता है। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे की ओर चलते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट समझिए, देखिए एक पॉइंट आपको ध्यान देना है, स्टार बना के। क्या है पॉइंट है, जब प्रकाश की किरण को यहाँ पर अभिलंबोत गिराई जाती, क्या गिराया जाता है, अभिलंबोत। जब ऐसे आपका अभिलंब बना है और इसी पर मानते हैं कि प्रकाश किरण आपतित कराई जा रही है, तो इस कंडीशन में आई जो है 0 होगा और आर भी क्या होता है बताओ, 0 होगा। जब अभिलंबोत गिराई जाती है, चाहे वो दर्पण में हो, चाहे यहाँ समझ लीजिए, जब प्रकाश की किरण आपकी अभिलंबोत आपतित कराई जाएगी तो बाबू आपतन कोण आई 0 होगा और परावर्तन कोण आर भी क्या होगा, 0 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम लोग आगे समझते हैं, आगे परावर्तन के नियम का कौन कौन पालन करता है या परावर्तन के नियम पर कौन चलता है। चलिए हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। क्या समझेंगे बताओ, हम लोग समझेंगे परावर्तन के बाद दर्पण को समझेंगे। किसको समझेंगे, दर्पण को समझेंगे। चलिए दर्पण स्टार्ट किया जाता है। यहाँ तक उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा। चलिए आगे डिस्कस किया जाए। हमारा दूसरा पॉइंट आता है दर्पण। चलिए दर्पण को हम लोग समझ लेते हैं। अब आता है दर्पण, दर्पण को समझा जाए। दर्पण क्या है, दर्पण, अब हम लोग समझेंगे दर्पण। दर्पण क्या होता है, किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग, किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग, किसका, खोखले गोले का, खोखले गोले का कटा हुआ भाग, किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग क्या कहलाता है बताओ, दर्पण कहलाता है। किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग बताओ क्या कहलाता है, तो दर्पण कहलाता है। यानी कह दिया जाए जैसे गेंद आकार का कुछ है, ऐसे इसमें गेंद आकार का बना है, इसको क्या कर दिया जाए बताओ, बीच में से काट दिया जाए, या ऐसे समझ सकते हैं ऐसे काट दिया जाए तो ये 2 भागों में बढ़ जाता है। तो क्या कहेंगे, किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग, कोई खोखला गोला है उसको अगर काट दिया जाता है तो उसका कटा हुआ भाग ही क्या कहलाता है बताओ, दर्पण कहलाता है। तो किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। और दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो कहेंगे दर्पण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। चलिए समझते हैं दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो हम कहेंगे 2 प्रकार का होता है। किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग क्या कहलाता है, तो किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग दर्पण कहलाता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है गोलीय दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण, और दूसरा होता है आपका बताओ क्या, दूसरा होता है समतल दर्पण। एक आपका क्या होता है, गोलीय दर्पण, और दूसरा क्या होता है, समतल दर्पण। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान से समझिएगा। बताओ दर्पण कितने प्रकार का होता है, कहेंगे 2 प्रकार का। पहला होता है गोलीय दर्पण और दूसरा होता है समतल दर्पण। गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2। एक होता है इसमें अवतल दर्पण और दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। चलिए इसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। ये आपका कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है, इसको कॉन्वेक्स कहा जाता है। समतल क्या होता है, इसको आप कह सकते हैं जो प्लेन मिरर आपका होगा, ठीक है। अब पहले इन दोनों को हम ना समझकर पहले समतल को समझते हैं। समतल में पॉइंट टू पॉइंट बातें आपको याद रखनी है। पहला पॉइंट नंबर 1 याद रखना है कि समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 होती है। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है बताओ, +1 होती है। और समतल दर्पण से अगर बात किया जाए, समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कितनी होती है बताओ, अनंत होती है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या बताओ कितनी होती है, कहेंगे अनंत होती है। कहा जाए प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई यानी आई फॉर इमेज, इमेज मतलब क्या होता है, इमेज मतलब प्रतिबिंब होता है। इमेज मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, वस्तु का कार्य करता है। वस्तु को बिंब भी कहा जाता है।
चलिए, वस्तु को बिंब भी कहा जाता है, आगे हम पढ़ेंगे। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई क्या होती है, इसमें बराबर होती है। और कहा जाए दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों आपस में बराबर होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके सामने अगर आप आते हैं तो आपका वेग क्या होता है, 2 गुना हो जाता है। मतलब आप अगर 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहे हैं तो इसके सामने पहुंचेंगे तो आपका वेग 6 गो हो जाएगा, और अगर 5 से आ रहे हैं तो 10 हो जाएगा। तो आप ध्यान में इतना पॉइंट आप रखिएगा। पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही आपको ध्यान में रखना है बस समतल दर्पण में। चलिए, समतल दर्पण से कुछ फैक्ट और हैं, उनको समझा जाए। समतल दर्पण के फैक्ट क्या हैं? समतल दर्पण के फैक्ट हैं कि प्रतिबिंबों को ज्ञात करना। किसको ज्ञात करना? प्रतिबिंबों को ज्ञात करना। प्रतिबिंबों को हमें ज्ञात कैसे करेंगे, प्रतिबिंबों की संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, अगर प्रतिबिंबों की संख्या की बात किया जाए तो कैसे हम ज्ञात करेंगे? पहला नंबर, अगर इसको हल करने पर इसको हल करने पर कोई सम संख्या आती है तो सम संख्या में से एक आपको माइनस कर देना। सम संख्या में से आपको क्या कर देना है, एक माइनस कर देना है, प्रतिबिंबों की संख्या आ जाएगी। क्या कर देना है, सम संख्या में से एक माइनस कर देना। जैसे कहा जाए दो समतल दर्पण है, एक दूसरे से 60 अंश पर रखे हैं। कितने अंश पे? 60 अंश पर रखे हैं। तो फार्मूला होता है 360 बटा थीटा होता है। 360 बटा क्या होता है बताओ? थीटा होता है। कितने अंश पे बताया गया? 60 अंश पे दोनों दर्पण रखे हैं। आप इसको निपटा दीजिए, 6 छंग 36, 6 आ जाएगा। अब 6 एक सम संख्या है तो 6 में से 1 माइनस करके लिखिए, बताओ कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो कहेंगे 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अगर कहीं विषम संख्या आती तो विषम संख्या में हम क्या करते? विषम संख्या में बताओ क्या करते? विषम संख्या में हम वैसे लिख देते, जैसे कहा जाए दो दर्पण है और दोनों दर्पण एक दूसरे से 40 अंश पर रखे गए। कितने अंश पे रखे गए बताओ? 40 अंश पे। 360 बटा थीटा इसमें भी लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 40 अंश पर रखे जाएंगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया। 4 1 कम 4, 4 9 का 36, 9 एक विषम संख्या है। तो बताओ प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो सिंपल सा आप कहेंगे कितनी होगी भैया? तो कहेंगे आपकी 9 प्रतिबिंब बनेंगे। कितने प्रतिबिंब बनेंगे बताओ? 9 प्रतिबिंब बनेंगे। तो कभी भी समतल दर्पण में याद रखिएगा, समतल दर्पण में 360 बटा थीटा आप अगर इसको हल करते हैं और कोई सम संख्या आ जाती है, जैसे यहाँ पर इसको हल करने पर 6 आ गया। 6 एक सम संख्या है। जब 6 एक सम संख्या होगी तो 6 में से 1 माइनस कर देना है, वही प्रतिबिंबों की संख्या होगी। दूसरा, अगर इस 360 बटा थीटा को हल करने पर कोई विषम संख्या आती है तो वही उसकी प्रतिबिंबों की संख्या को दर्शाती है। उम्मीद है मित्रों समझ में आ गया होगा। यहाँ तक किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ हम इस वीडियो में अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे यही निवेदन करते हैं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। हम आपसे बहुत उम्मीद लिए हैं, आप उम्मीदों पर खरा उतरें। हम आपके साथ हमेशा तत्पर रहेंगे। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।